गुड इवनिंग भाई, सबको गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? चलो जी, आ जाओ। अपना पार्टिसिपल वाला टॉपिक हो गया था, है ना? शिवम भाई, उन्हीं को दोबारा कांटेक्ट करके बोल दो कि ऐसे ऐसे मेरे पास 2 बार आ गई है बुक। ठीक है, तो देख लेंगे, या तो भाई वापस कोरियर करा लेंगे आपसे, नहीं तो किसी और को दे देना, क्योंकि वापस कोरियर में इतने पैसे लग जाएंगे, फिर पॉइंट नहीं बनेगा। आपके पास 2 आ गई हैं, इसका मतलब कोई एक बच्चे के पास नहीं गई है, वो खुद भी तंग होगा, इधर से परेशानी होगी, वो अलग। ये मैनुअल मिस्टेक्स हो जाती हैं कई बार ना। नाम तुम्हारा ही होगा। चलो कोई नहीं, मैं समझ रहा हूँ हुआ क्या है, कोई बात नहीं, तुम उस नंबर पे बता देना, देख लेंगे ना। चलो, आज अपन पढ़ेंगे अपना जिरेंड वाला पोर्शन। आज अपन करेंगे अपना जिरेंड वाला पोर्शन और साथ में कुछ इन्फिनेटिव वाला पोर्शन। ठीक है, ये 2 पोर्शन आज देखेंगे। थोड़ा सा इन्फिनेटिव वाला बचेगा, थोड़ा पॉजिटिव वर्ब वाला बचेगा, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट याद है वो? माई फादर डज नॉट लाइक माई गोइंग टू सिनेमा। मेरे पिताजी को पसंद नहीं है मेरा सिनेमा जाना। हाँ जी। शुभम को पसंद नहीं है शिल्पा का सुलभ से बात करना। वह माइंड नहीं करती हमारा लेट आना। फिर एक और कॉन्सेप्ट भी कराया था, हमने देखा उसे सोते हुए, हमने देखा, हमने पाया उसे ये इस अवस्था में। कुछ याद आ रहा है वो कॉन्सेप्ट? बिल्कुल उसी पर है, बस 2 नए सेंटेंसेस लिखे, करिए। कॉन्सेप्ट वही है, पहले आप ट्राई करिए, फिर मैं कराता हूँ। सोचिए, इनको तोड़िए, करिए ट्राई अपने आप से एक बार। हाँ जी, आपने कर लिया ट्राई? अरे बोलो भाई, कोई तो बताओ कुछ तो। कहाँ खो गए सब? देखो, सिचुएशन क्या हो रही है, मान लो कि कोई बंदा था, मान लो लेट से उसकी प्रमोशन की पार्टी है, मैं भी उसके ऑफिस में काम करता था।
अब मैं उसकी पार्टी में जा नहीं पा रहा, उसने मुझे और मेरी वाइफ को, मतलब हमारी फैमिली को बुलाया था, है ना। तो उसने हमें पार्टी में बुलाया था, मैं जा नहीं पा रहा, कोई भी कारण हो सकता है, कोई घर पे और काम हो सकता है ना, तो उस वजह से मैं जा नहीं पा रहा। अब मैं सोच रहा हूँ यार, कहीं मैं नहीं गया तो वो क्या सोचेगा कि मुझसे जलता था इसलिए नहीं आया, है ना, ये मुझसे जलता था इसलिए नहीं आया। तो मैं उसको कह रहा हूँ यार देख, ये जो हमारा पार्टी में ना आना ना, इसको किसी गलत सेंस में मत लियो। ये सेंटेंस का मीनिंग है, देखो जरा, ये प्लीज वगैरह इंटरजेक्शन में डाल लो, डू हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब है, टेक मेन वर्ब है, यू इसका अंडरस्टूड सब्जेक्ट है, इंपैरेटिव वाला है, ठीक है। प्लीज मत लेना, प्लीज मत लेना, टू प्रीपोजिशन है, पार्टी इसका ऑब्जेक्ट है, इन प्रीपोजिशन है, सेंस इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, एनी और रॉन्ग दोनों ऑब्जेक्टिव, ठीक है। प्लीज गलत सेंस में मत लेना, किसको गलत सेंस में मत लेना, हमें गलत सेंस में मत लेना, कि हमारा ये जो पार्टी में ना आना है इसको गलत सेंस में मत लेना। गलत सेंस में किस चीज को नहीं लेना, हमें नहीं लेना कि इस एक्शन को नहीं लेना, इस एक्शन, यानी ऑब्जेक्ट बनेगा ये, यानी ये नाउन बनेगा, यानी जेरंड बनेगा। अगर ये खुद ही नाउन है तो इसके साथ प्रोनाउन तो आएगा नहीं, यानी एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा आर नॉट का, ये नॉट एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि सेमी वर्ब है, अर्धवर्ब एडवर्ब अपने लिए लगवा सकता है। अरे याद आ गया, कुछ नया नहीं है, प्रोनाउन चैप्टर में सेंटेंस पढ़ाए थे वही है। जब हम वहां पहुंचे तो हमने पाया उसे कुर्सी पर बैठे हुए। यहाँ पे बताओ क्या करें, क्या पाया हमने, उसे पाया इस अवस्था में कि सिटिंग को पाया, हमने इसको पाया इस स्टेट में, इस अवस्था में, ये है जी नो एरर। हमने देखा उसे नहाते हुए, हमने देखा उसे सोते हुए, हमने देखा उसे गाते हुए, हिज वगैरह नहीं होगा भाई, यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम, तो वही वाली बात हो गई, बताओ। है अदनान, वैसे तो इतने रॉकेट साइंस वाले क्वेश्चन पूछता रहेगा, लल्लू सा सवाल हुआ नहीं। सेंटेंस देखिए, भूल गए सब सेंटेंस। वी सॉ, क्या लिखे, वी सॉ हिज सिंगिंग की वी सॉ हिम सिंगिंग, हिज सिंगिंग की हिम सिंगिंग। आप किसी को देखोगे किसी अवस्था में, हमने उसे देखा गाते हुए, हमने उसे देखा सोते हुए, हमने उसे देखा, ये इंसान दिखाई देगा, ये करता हुआ। कुछ याद आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट बनेगा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा, प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ाया था कि भूल गए। नेक्स्ट पर आइए, कुछ याद है, एडजेक्टिव चैप्टर में पढ़ा था, सीनियर टू, जूनियर टू, प्रायर टू, प्रेफरेबल टू, इनके साथ टू प्रीपोजिशन फिक्स होती है, लगानी लगानी पड़ती है। ऐसी कुछ फ्रेज है, लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू मतलब किसी चीज के होने की पॉजिटिव सेंस में ईशा का मतलब इच्छा करना, विद अ व्यू टू इस उद्देश्य से, इन एडिशन टू इसके अलावा, पे अटेंशन टू किसी चीज पर ध्यान देना, कंड्यूसिव टू किसी चीज के लिए लाभदायक होना, कंड्यूसिव मतलब लाभदायक, कस्टम टू आदि हो जाना, वनरेबल टू संभावित शिकार होना, एडिक्टेड टू आदि हो जाना, डिवोटेड टू, सिंगिंग जिरंड भी तो हो सकता है सर। बच्चे आप ना पुराना वो लेक्चर भैया प्रोनाउन चैप्टर पढ़ के आइए, अभी पूरा कॉन्सेप्ट दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा मैं। हो तो बहुत कुछ सकता है जीवन में, लेकिन पहले पढ़ लेना चाहिए ना, प्रोनाउन चैप्टर के अंदर मिसलिनियस के अंदर आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, उसको पढ़ लीजिए। सिंगिंग को जिरंड मान लो, है ना, ठीक है, सैंग फ्रॉइड सिंगिंग को जिरंड मान लो। तुमने सिंगिंग को देख लिया है, सिंगिंग दिखाई देगी, बताना जैसे कैसी है, मोटी है, पतली है, क्या शेप की है सिंगिंग, दिखाओ, बताओ कुछ हमें इसके बारे में। सौ वर्ग का ऑब्जेक्ट क्या होगा, इंसान होगा कि इसको सिंगिंग को देख रहे हो तुम, सिंगिंग दिखाई भी देती है क्या। हमने तो आज तक सिंगिंग लोगों की सुनी ही थी, तुम भैया देख भी लेते हो दिखा ढंग, हो सकता है तुम्हारे पास कोई अलग और चश्मा हो। इसीलिए मैं कहता हूं बच्चे, पहली क्लास के पहले सेंटेंस से सिक्वेंशियल मैनर में कोर्स को करना चाहिए, वरना कोर्स की खिचड़ी बन जाती है। एक चीज जो पहले पढ़ाई हो दोबारा यूज कर दो, बंटा धर। क्योंकि आप लोग तो अपने आप को थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हो, सिलेक्टिव सिलेक्टिव पढ़ते हो, है ना, कभी 10 मिनट पढ़ लिया, फिर 1 महीना गाया, फिर 10 मिनट पढ़ लिया। चलो जी, इनडिफरेंट टू फर्क ना पड़ना, ऑब्जेक्ट टू किसी चीज से आपत्ति होना, अवर्स टू किसी चीज के खिलाफ होना, प्रेफर टू, ये प्रेफर का फंडा थोड़ा सा अलग है, प्रेफर का फंडा थोड़ा सा अलग है, प्रेफर मैं अलग से पढ़ाऊंगा आपको। अपोज टू किसी चीज के खिलाफ होना, प्रोन भी इसी में लिख लेना, ठीक है, प्रोन भी इसी में लिख लेना, वनरेबल होता है संभावित शिकार, प्रोन टू। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, इनमें से कुछ एडजेक्टिव हैं, कुछ फ्रेजेज हैं, जिनके साथ ये टू प्रीपोजिशन फिक्स है, लगानी ही लगानी पड़ेगी, ठीक है। ये याद करने वाली बात है कि इनके साथ टू प्रीपोजिशन फिक्स है, एक बार नजरों के आगे से निकालोगे, ऐसे याद भी हो जाएगा, इतना कोई मुश्किल चीज है नहीं।
वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू सून, मतलब हम आशा करते हैं कि आपसे जल्दी मिलेंगे, हम आपसे जल्दी मिलने की आशा कर रहे हैं, है ना। लुक फॉरवर्ड टू कर रहे हैं मतलब इंतजार कर रहे हैं कब आपसे मुलाकात होगी। अब सुनने बोलने में कितना अजीब लगेगा, मतलब इतना ये वाला तो कितना बढ़िया लग रहा है, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, बोलते भी ऐसे, सारी दुनिया ऐसे बोलती है, 90-95% लोग ऐसे बोलते हैं। लेकिन अभी मैं अगर आपको कह दूं कि लुक फॉरवर्ड एक ऐसा फ्रेज है जिसके साथ ये टू प्रीपोजिशन इडियोमैटिक है, फिक्स है, ये टू प्रीपोजिशन इडियोमैटिक है, फिक्स है, तो इसके बाद फिर प्रीपोजिशन है तो नाउन बनाना पड़ेगा, जेरंड बनाना पड़ेगा, हाँ कि ना। तो फिर यहाँ पे मीटिंग लिखना पड़ेगा, ये बनेगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब बोल के देखो जरा इसको कितना अजीब लगेगा, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू करना पड़ जाएगा, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू करना पड़ जाएगा, हाँ क्या ना। क्लियर हो गया भाई। और ये यू क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ जेरंड। रणबीर भाई ये बैच तो 5 दिन बाद खत्म होने वाला है बच्चे, अब इसमें क्या गाइडेंस दूं, पहली क्लास के पहले सेंटेंस से इस बैच को लगाओ, फोर्थ क्लास जो है ना इस बैच की चौथी क्लास, वो स्ट्रेटजी क्लास, उसमें सब बताया, ग्रामर ऐसे पढ़ें, वोकैब ऐसे पढ़ें, प्रैक्टिस ऐसे करें, बैचेस को इस सीक्वेंस में देखें, सारी बातें बताई चौथी क्लास में। यू केम हेयर विद अ व्यू टू इंसल्ट मी इन फ्रंट ऑफ माई फैमिली, तुम यहाँ आए हो मेरी बेइज्जती करने, तुम यहाँ आए हो मेरी बेइज्जती करने मेरी फैमिली के आगे, विद अ व्यू टू, ये टू क्या बन गया, प्रीपोजिशन बन गया। फिर से वही बात, अगर ये प्रीपोजिशन है तो आगे ऑब्जेक्ट आएगा, नाउन आएगा, जेरंड आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, इंसल्टिंग करना पड़ जाएगा। और ये मी क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ जेरंड बन जाएगा। क्लियर हो गया। हाँ जी रणबीर बच्चे बता तो दिया यार, इस बैच की चौथी क्लास जो है उसको देख लो, उसमें सब बता रखा है। ऐसे नहीं होता ना बच्चे कि आपने आज एडमिशन लिया तो आप, मैं आपको आधा घंटा अलग से 1-2 बनिया कॉफी डेट पे थोड़ी आए हुए हम। प्यार प्रेम से आपको 3 बार मैंने बोल दिया कि इस बैच की चौथी क्लास स्ट्रेटेजी क्लास है, उसमें सब बताया, उसको देख लो। अब आप आ जाए हो ना, ये वाला बैच तो बेचारा 2 महीने से पढ़ रहा है, अब इनको सबको छोड़ के आप पे अटेंशन दूं अलग से, हम बात करें तो पूरा बैच डिस्टर्ब मत कर भाई, पहली क्लास के पहले सेंटेंस से पढ़ना हो तो पढ़ लो। नहीं बच्चे टैटू से कोई दिक्कत नहीं है रणबीर भाई। और कुछ, टैटू कराओ, 2 और भी करा लो तो भी कोई दिक्कत नहीं। फास्ट बॉलर्स आर प्रोन टू इंजरीज, सो दे शुड टेक प्रॉपर रेस्ट। फास्ट बॉलर जो होते हैं ना वो संभावित शिकार होते हैं इंजरीज के लिए, मतलब उनको इंजरीज होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। हाँ जी फास्ट बॉलर जो है वो प्रोन है, फास्ट बॉलर जो है वो प्रोन है, प्रोन एडजेक्टिव होता है, संभावित शिकार इसका मतलब होता है, प्रोन टू समथिंग मतलब संभावित शिकार होना। अब ये टू प्रीपोजिशन फिक्स है, ये टू प्रीपोजिशन फिक्स है, लगानी लगानी पड़ेगी, है ना। अब प्रीपोजिशन के बाद क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट आते हैं, नाउन आते हैं, जेरंड आते हैं। लेकिन यहाँ पे जब पहले से नाउन आ गया, वर्ब होती तो उसको जेरंड में कन्वर्ट करते, अगर वर्ब होती ना, जैसे इंजर होती तो कुछ सोचते, मतलब कोई अगर वर्ब होती तो कुछ सोचते, लेकिन इंजरीज तो अपने आप में नाउन है तो क्या दिक्कत है, फिर तो सीधा लगाओ, हाँ क्या ना। यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर सही हो सकते हैं, फास्ट बॉलर्स आर प्रोन टू गेटिंग इंजरीज, फास्ट बॉलर्स आर प्रोन टू गेटिंग इंजरीज, टू प्रीपोजिशन बन जाएगा, गेटिंग जेरेंड उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और इंजरीज आगे गेट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, मतलब जेरेंड का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो, फास्ट बॉलर्स आर प्रोन टू गेटिंग इंजर्ड, क्योंकि गेट लिंकिंग और की तरह से भी काम करती है तो आगे अकेला एडजेक्टिव भी लगवा सकती है, तो टू गेटिंग इंजर्ड भी लिख सकते हो या सीधा इंजरीज भी लिख सकते हो। फास्ट बॉलर्स आर प्रोन टू गेटिंग इंजरीज या गेटिंग इंजर्ड या फिर इंजरीज, तीनों तरीके से स्ट्रक्चर को लिखा जा सकता है। क्लियर हो गया भाई। ये सेंटेंस आपका नो एरर है, क्यों नो एरर है, फंडा बच्चे इतना सही है, फंडा ये है कि ये सारे के सारे शब्द या फ्रेजेस ऐसे हैं जिनके साथ टू प्रीपोजिशन इडियोमेटिक है, फिक्स है, इनके बाद आपको ऑब्जेक्ट देना है, या तो नाउन होगा तो नो एरर हो जाएगा, अगर कोई वर्ब वगैरह है तो उसको नाउन बनाने के लिए उसको जेरंड में कन्वर्ट करना है, इतना सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है।
इस प्रकार का जो क्लाइमेट है वो हेल्पफुल नहीं है, कॉन्ड्यूसिव नहीं है कॉटन उगाने के लिए। अब फिर से वही है, टू प्रीपोजिशन क्या है, फिक्स है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, जेरेंड बनाना पड़ेगा, ग्रो को क्या लिखना पड़ेगा, ग्रोइंग करना पड़ेगा। हाँ जी, तो ग्रोइंग क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, जेरेंड हो जाएगा। ये कॉटन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ जेरेंड हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा अपन ना प्रेफर की बातें करते हैं, क्योंकि प्रेफर ना अक्सर इन्हीं के साथ चिपका के दिया जाता है। प्रेफर अक्सर आपको इन्हीं के साथ चिपका के मिलेगा यहाँ पे, लेकिन प्रेफर की ना दुनिया अलग है। प्रेफर थोड़ा सा अलग सिस्टम है उसका, मैं आपको सेंटेंस लिख के दिखाता हूँ। और जिन बच्चों को मैंने वो काम दिए थे ना, जिन बच्चों को मैंने वो काम दिए थे कि भैया इसमें गलतियां निकालनी है, तो ऐसी अगर कोई स्लाइड हो जिसपे मतलब जैसे अब ये प्रेफर का मुझे अलग से लिख के बताना पड़ रहा है, अगर मेरे पास प्रेफर की थोड़ी टाइप हुई स्लाइड थी तो मेरे 2 मिनट और बच जाते, है ना। तो ऐसा अगर कोई कॉन्सेप्ट था जो मुझे आपको प्रॉपर दोबारा लिख के बताना पड़ा, तो वो भी मेंशन कर दीजिएगा कि सर ये वाली स्लाइड मतलब आपने लिख के बताई थी, ये मुझे मतलब ये टाइप करा लो। चलो आ जाइए। किताबों में आपको लिखा मिलेगा प्रेफर के साथ टू आता है, और एक दो ऐसे एग्जाम्पल दे देगा, है ना। एक दो ऐसा एग्जाम्पल दे देगा, बस इतना करके छोड़ देगा। लेकिन प्रेफर के यार ना काफी स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ध्यान से देखना। अगर प्रेफर वो जो अपनी वो कह रहे हैं ना, प्रेफर के साथ टू प्रीपोजिशन फिक्स होती है, वो ठीक कह रहे हैं। पता कब, जब प्रेफर आए दो चीजों की तुलना कराने के लिए। अगर प्रेफर दो चीजों की तुलना कराने के लिए आया तो इसके साथ टू फिक्स होता है। आई प्रेफर टी टू कॉफी, मतलब मैं चाय प्रेफर करता हूँ कॉफी की बजाय। आई प्रेफर सिंगिंग टू डांसिंग, मतलब मैं गाना प्रेफर करता हूँ नाचने की बजाय। प्रेफर वर्ब का यूज अगर आप दो चीजों में तुलना कराने के लिए ले रहे हो तो दोनों के बीच में टू प्रीपोजिशन आएगी। अब या तो वो दो नाउन हो सकते हैं या दो जेरेंड हो सकते हैं, हाँ क्या ना। और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव तो होता नहीं है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं लिख सकते आई प्रेफर टू सिंग टू 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 डांसिंग, ऐसा नहीं हो पाएगा। कुछ मेरी बात आ रही है समझ, ठीक है। स्पोकन में आपने प्रेफर के साथ ओवर वगैरह भी सुना होगा, लेकिन फॉर्मल में टू ही लगाया करिए। आपने सुना होगा ना प्रेफर समथिंग ओवर समथिंग ऐसे करके, टू ही लगाया करिए फॉर्मल में। इनफॉर्मल में ओवर वगैरह सुना होगा आपने। अब बात आई ऊपर वाले दो सेंटेंसेस की, ध्यान से सुनिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप। मान लो आपको तुलना नहीं करानी, मान लो आपको तुलना नहीं करानी, आपसे किसी ने पूछा, आपसे किसी ने पूछा अरे मूवी देखने चलेगा क्या, हाँ भाई मूवी देखने चलेगा, नहीं यार मैं यहीं रहना पसंद करूंगा, मैं नहीं यार बाहर जाने मन, यहीं रहना पसंद करूंगा। तो ये भी आपने किसी ने आपसे पूछा ये करेगा क्या, नहीं यार मतलब मैं घर ही रह लेता हूँ। और एक आपका हैबिचुअल एक्शन, अगर अगर आपसे कोई पूछे किस टाइम पढ़ना पसंद करते हो, आई प्रेफर स्टडिंग एट नाइट, तो ये ग्रामेटिकली दोनों ठीक है। आपको किताबों में अक्सर उतना ही लिखा मिलेगा, प्रेफर के साथ टू प्रीपोजिशन फिक्स होती है, जरूरी नहीं है बच्चे। प्रेफर के साथ टू आता है, फिक्स होता है, लेकिन कब, जब ये दो चीजों की तुलना कराए। अगर दो चीजों की तुलना नहीं करानी तो दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है, इसके बाद जेरेंड भी आ सकता है और इन्फिनिटिव भी आ सकता है। कौन सा कब लगाना है, एक ही बार का एक्शन। हाँ भाई मूवी देखने चलेगा, नहीं मैं तो घर ही रहना पसंद करूंगा। हाँ भाई क्या करना पसंद करेगा, यार मैं यहीं रह लेता हूँ, आई विल प्रेफर टू वॉच अ मूवी, एक मूवी देख लेता हूँ। क्या खाना पसंद करेगा, आई विल प्रेफर टू ईट सैंडविचेस, सैंडविचेस खाऊंगा भाई। ऐसे मतलब उस टाइम की बात कर रहे हैं, सिंगल पॉइंट एक्शन। क्या करना पसंद करेगा, मूवी देखना पसंद करूंगा, सैंडविच खाना पसंद करूंगा, घर ही रहना पसंद करूंगा, ये लो। हैबिचुअल एक्शन है, हैबिचुअल एक्शन लिखे जाते हैं जेरेंड से। हैबिचुअल एक्शन के लिए लिखा जाता है जेरेंड से। तो आई प्रेफर स्टडिंग एट नाइट, आई प्रेफर प्लेइंग वॉलीबॉल, आई प्रेफर वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ऐसे कर। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। एरर वगैरह आपको जनरली ये टू वाले ही दिखेंगे, लेकिन ग्रामेटिकली ध्यान रखिएगा इन्फिनेटिव और जेरेंड दोनों भी ठीक होते हैं यहाँ पर। टू सिर्फ कंपैरिजन के केस में आता है। बोलो जी, प्रेफर का माजरा क्लियर हो गया, प्रेफर का फंडा क्लियर हो गया क्या। अब काफी बच्चों के दिमाग में एक डाउट आया होगा, वो डाउट ये होगा कि सर कौन सी वर्ब के बाद इन्फिनेटिव आएगा, कौन सी वर्ब के बाद जेरेंड आएगा। मैंने कहा था ना आगे एडवांस वर्ब में पढ़ाऊंगा, आओ पहले उसी को पढ़ के आते हैं, ये बीच के सेंटेंसेस भी करेंगे बाद में।
बीच के सेंटेंसेस भी करेंगे बाद में, आओ पहले उसी को पढ़ के आते हैं। देखो वैसे असलियत में तो ये बात है केवल रीडिंग से जानने वाली, क्योंकि बहुत सारी वर्ब है। आप ना गूगल पे टाइप करेंगे वर्ब्स दैट आर फॉलोड बाय इन्फिनेटिव, वर्ब्स दैट आर फॉलोड बाय जिरंड, तो एक ना सी नेट करके ऐसा कुछ करके एक वेबसाइट है, उसकी ऐसे लिस्ट आएगी। ये 200 वर्ब ऐसी हैं जिनके बाद इन्फिनेटिव आता है, ये 200 वर्ब ऐसी हैं जिनके बाद जिरंड आते हैं, ये 200 वर्ब ऐसी हैं जिनके बाद दोनों आ सकते हैं। आई लाइक टू वॉच हॉलीवुड मूवीज और आई लाइक वॉचिंग हॉलीवुड मूवीज दोनों चलेंगे। बहुत सारी वर्ब ऐसी हैं जिनमें दोनों चल जाते हैं, कुछ वर्ब ऐसी जिनमें इन्फिनेटिव आता है, जिरंड आता है। देखो 100% श्योर तो वही आदमी हो सकता है जिसने दुनिया जान की रीडिंग कर रखी हो, पढ़ते ही बता देगा यहाँ पे आएगा। लेकिन फिर भी अगर एक्सप्लेन करना है तो 85 to 90% जो वर्ब्स हैं उनको आप जो अभी लॉजिक में बताऊंगा उससे एक्सप्लेन कर पाओगे। सुनिए ध्यान से, पहले एक ट्राई आप कर लो, ठीक है? पहले एक ट्राई आप कर लो, फिर मैं बताऊंगा। 3 और 4 को चाहे अभी छोड़ देना, 1, 2 और 5 में आप अपने मन से भर लो, फिर मैं बताता हूँ। 1, 2 और 5 नंबर में आप अपने मन से भर लो, फिर मैं कराऊंगा। ठीक है, आओ देखते हैं हम जरा। फंडा कुछ ऐसा है, देखो इसमें आप हर एक में चेक कर पा रहे हो, एक एक्शन मेन वर्ब में हो रहा है। वांट इच्छा करना, एंजॉय किस चीज को मतलब एंजॉय करना, अब एंजॉय की हिंदी क्या होती है, मौज लेना है। रिपेंट पछताना, एक एक्शन तो यहाँ हो रहा है और एक एक्शन आगे आपको लिखना है, यही बात है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर अगर जो एक्शन आपने लिखना है वो मेन वर्ब से आगे होगा, मेन वर्ब वाले एक्शन से आगे होना है, फ्यूचर में होना है, तो इन्फिनेटिव लगाते हैं। अगर जो आपने एक्शन लिखना है वो मेन वर्ब से पहले ही हो गया तो जिरंड लगाते हैं। अगर जो आपने एक्शन लिखना है वो मेन वर्ब के साथ साथ हो रहा है तो जिरंड लगाते हैं। देखिए कैसे, वो चाहते हैं मूवीज देखना। ऑब्वियस बात है कि जो जिस चीज की आप इच्छा कर रहे हो वो काम फ्यूचर में करने की सोच रहे हो। मैं चाहता हूं कि मूवी देख लूं, मैं चाहता हूं घर खरीद लूं, मैं चाहता हूं गाड़ी खरीद लूं, हाँ कि ना? तो यहाँ पे आएगा इन्फिनेटिव, मेन वर्ब से आगे होना है एक्शन तो इन्फिनेटिव। अच्छा, रिपेंट माने होता है पछताना। पछतावा कब होता है? कोई काम करने के बाद, है ना? पछतावा कब होता है? कोई काम करने के बाद। तो वो पछताया मूवी देखकर, तो यहाँ पे वॉचिंग आ जाएगा। एंजॉय कब करते हो किसी चीज को? एंजॉय कब करते हो किसी चीज को? ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि 5 से 8 बजे तक आईपीएल का मैच देख लिया, 9-1 बजे रोटी खा ली, फिर थोड़ी देर पढ़ लिए, फिर रात को 1 घंटा गर्लफ्रेंड से बात कर ली, फिर बाद में 11:30 बजे करीब करे, आह मजा आ गया आज मैच में। अब ऐसे थोड़ी होगा। एंजॉय आप किसी चीज को करते हो, वो काम करते करते, तो यहाँ पे भी जिरंड आएगा। तो 3 केसेस मैंने आपको बताया। क्या? अगर वो एक्शन फ्यूचर में होना हो तो इन्फिनेटिव पहले हो गया और जिरंड साथ साथ हो रहा हो, जिरंड। और एक छोटा सा पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, जब आप हैबिचुअल एक्शन लिखोगे, जब आप कोई हैबिचुअल एक्शन दिखाना चाहते हो कि मैं ये करना पसंद करता हूं या मैं ये करना ना पसंद करता हूं, तो ऐसे केसेस में जिरंड को प्रेफर करेंगे, ऐसे केसेस में जिरंड को प्रेफर करेंगे। कुछ हरी बात समझ में? हैबिचुअल एक्शन में जिरंड प्रेफर करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे इन्फिनेटिव आएगा, जिरंड आएगा, वो डिपेंडेंट है इस बात पर कि आपको रिफ्यूज और डिनाई में क्या, दोनों का मतलब मना करना होता है। रिफ्यूज और डिनाई में क्या फर्क है, अगर आपको ये पता तो आप इसको कर सकते हो। पता आपको रिफ्यूज और डिनाई का डिफरेंस? रिफ्यूज और डिनाई में क्या डिफरेंस है? रिफ्यूज होता है कोई ऐसी चीज के लिए मना करना जो आगे होनी है। जैसे मैं को मूवी देखने चलेगा, नहीं यार। खाना खाएगा, नहीं यार। आई रिफ्यूज टू ईट विद देम, मैंने मना कर दिया उनके साथ खाना खाने के। आई रिफ्यूज टू गो विद देम, मैंने मना कर दिया उनके साथ जाने से। डिनाई का मतलब होता है जब आपसे पास्ट की कोई घटना के बारे में पूछा जाता है। मान लो आपसे कोई पूछे, कल मॉल में घूम रहा था ना, कल अर्पिता के साथ मॉल में घूम रहा था ना, भाई मैं तो नहीं था। आई डिनाइड बीइंग इन द मॉल, मैंने मना कर दिया। आई डिनाइड बीइंग एट द मॉल, मैंने मॉल में होने से मना कर दिया। सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो उसकी बात नहीं है। अगर किसी पास्ट की घटना के लिए मना करते हो, नहीं ऐसा तो हुआ ही नहीं था, नहीं मैं वहां गया ही नहीं था, नहीं ये वाली बात मैंने बोली ही नहीं थी, पास्ट में हुई घटना के लिए मना करते हो तो डिनाई आता है, फ्यूचर में होने वाली बात के लिए मना करते हो तो रिफ्यूज आता है। तो रिफ्यूज से ये एक्शन आगे होना था तो इसलिए टू वॉच आया, डिनाई तब लगाते हैं जब ये एक्शन पहले हो चुका होता तो जिरंड आया। बोलो भाई, क्लियर हुई इतनी बात? हाँ जी, ये फंडा कुछ क्लियर हुआ? हल्का हल्का आइडिया लगा? आ जाओ,
अब 200 वर्ब रटाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो पेपर में जिन वर्ब्स पर सवाल थोड़े से ज्यादा बनते हैं वो वर्ब मैं आपकी नजरों के आगे से निकलवा देता हूँ। ये कुछ ऐसी वर्ब है जिनके बाद इन्फिनेटिव आता है। ऊपर वाली जो लिखी हुई है ये कुछ ऐसी वर्ब है जिनके बाद इन्फिनेटिव आता है, और नीचे वाली कुछ ऐसी लगी हुई है जिनके बाद जेरेंड आता है। आओ एक कहानी से आपको याद कराने की कोशिश करता हूँ। कुछ देखो दोनों में भी लिखी हुई है, इनमें क्या डिफरेंस पड़ेगा वो कराऊंगा। कुछ आप देख पा रहे होंगे कि दोनों में भी लिखी हुई है, कराऊंगा इनमें क्या डिफरेंस होता है। अभी खाली आप एक बार पढ़िए, देखिए। एक कहानी से याद कराने की कोशिश करता हूँ। देखो मैक्सिमम वर्क आप समझ पा रहे होगे ना, कि जैसे डिसाइड कर लिया उसने कि आगे कुछ करेगा, वो डिजायर कर रहा है कि ऐसा कुछ करेगा, वांट कर रहा है कि ऐसा कुछ करेगा, हाँ कि ना, उसने प्रॉमिस किया कि वो ऐसा कुछ करेगा। तो ये वाली वर्ब ऐसी है कि इनके अंदर आगे कुछ होना है मैक्सिमम में। मैं आपको कह रहा हूँ 100% नहीं, लेकिन 90-95% आपके उस कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आ जाओ समझते हैं, कहानी से याद करने की कोशिश करते हैं। ऐसा सीम हो रहा है, ऐसा अपीयर हो रहा है, इनका मतलब होता है प्रतीत होना। ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा अपीयर हो रहा है। एक बच्चा था भाई, 10th में भी को खास पढ़ा नहीं, +1 +2 में भी को खास नहीं पढ़ा, कॉलेज में भी नहीं। फिर उसको लेकिन बाद में भैया अकल लग गई, उसको समझ आ गया कि यार अब देखो मेहनत करनी पड़ेगी, अब कोई चारा नहीं है, माँ बाप की छाती पे कितने साल मूंग डलेंगे, है ना। तो अब लग रहा भाई फुल सीरियस है वो। ऐसा सीम हो रहा है, ऐसा अपीयर हो रहा है, यानी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसने डिसाइड कर लिया। ऐसा सीम हो रहा है, ऐसा अपीयर हो रहा है कि उसने डिसाइड कर लिया कि वो अपनी डिजायर को, अपनी वांट को, जो उसकी इच्छा है, जो उसकी वांट है, उसको पूरा करने की पूरी ट्राई करेगा। ट्राई भी डाल लीजिएगा इसमें, पूरी एंडेवर करेगा। एंडेवर करने का मतलब होता है अपना हर थक प्रयास करना, किसी चीज को पाने की, किसी चीज को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करना। क्या है उसकी वांट, क्या है उसकी डिजायर, कि सीजीएल में इंस्पेक्टर पोस्ट लेनी है, माँ बाप का नाम रोशन करना है। तो ऐसा सीम हो रहा है, ऐसा अपीयर हो रहा है कि उसने डिसाइड कर लिया है कि वो अपनी डिजायर को, वांट को पूरा करने की पूरी ट्राई करेगा, पूरी एंडेवर करेगा। एक बार तैयारी शुरू कर दी ना भाई, फिर वो रुकेगा नहीं। एक बार तैयारी शुरू कर दी फिर वो रुकेगा नहीं। इतनी जल्दी भी नहीं मचाएगा कि फेल हो जाए, इतनी जल्दी भी नहीं मचाएगा कि फेल हो जाए, उनके चक्करों में नहीं पड़ेगा। आइए देखते हैं कैसे दिए जाते हैं पैसेज के सवालों के जवाब बिना पैसेज पढ़े। हल करें कोई भी एसएससी का एरर मात्र 3 सेकंड में। इस जादुई ट्रिक के बाद हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस आपका गुलाम। तो इतनी जल्दी भी नहीं मचाएगा कि फेल हो जाए, चाहे कुछ भी होता रहे, चाहे कुछ भी होता रहे, कितनी भी टाइप की कंट्रोवर्सी, कितनी भी टाइप की कंट्रोवर्सी यूट्यूब पर चलती रहे, इस फालतू प्रोपेगेंडे को देखने से बिल्कुल मना कर देगा कि भैया अपने को पढ़ने से मतलब है, ये सब नौटंकी हम नहीं देखते। कभी भूलेगा नहीं, कभी भूलेगा नहीं, हमेशा याद रखेगा, कभी भूलेगा नहीं, हमेशा याद रखेगा कि घर पे वादा करके आया है अपने माँ बाप से कि खुद को प्रूव करके दिखाऊंगा। बोलो भाई। तो ये कुछ ऐसी वर्ब थी, ये कुछ ऐसी वर्ब थी जिनके बाद क्या आएगा, इनके बाद आएगा जी इन्फिनेटिव। ठीक है, अब ऐसी एक कहानी जेनेट वाले की सुन लेते हैं। उससे क्या होगा, देखो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जैसे प्रीपोजिशन चैप्टर में आपको बोला था, वही बात मैं आपको यहाँ कह रहा हूँ। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप तो एक काम कर लो यार, छोटे छोटे एक एक सेंटेंस लिख लिया करो इन पे, है ना। कि ही सीम्स बीइंग सैड नहीं होगा, ही सीम्स टू बी सैड होगा, है ना। ही सीम्स, ऐसे कर लो, ही अपीयर्स वर्किंग इन द फील्ड नहीं, ही अपीयर्स टू बी वर्किंग इन द फील्ड। ही डिसाइडेड ज्वाइनिंग आर्मी नहीं, ही डिसाइडेड टू ज्वाइन आर्मी। ही डिजायर बिकमिंग अ डॉक्टर नहीं, ही डिजायर्स टू बिकम अ डॉक्टर। ही वांट्स बाइंग अ कार नहीं, ही वांट्स टू बाय अ कार। ऐसे छोटे 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 सेंटेंसेस बना लो और तकड़ा याद हो जाएगा। ऐसे ही ऐसी वर्ब देखिए जिनके बाद जेनेट आते हैं। इसमें आप ऐसे स्टोरी इमेजिन करिए कि आपको क्रिकेट पसंद है, आपके दोस्त को लॉन टेनिस पसंद है। ठीक है, आपको क्रिकेट देखना पसंद है, आपके दोस्त को लॉन टेनिस देखना पसंद है। आपको लॉन टेनिस धैले का गेम नहीं लगता, एक बॉल है टिक 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 टिक, कोई वेरिएशन नहीं बजा, ऐसे ऐसे लग रहा गर्दन में दर्द हो जाएगा देख देख के, क्या मजा आ रहा है इसमें। तो आपको धैले का गेम नहीं लगता, आप उस गेम से नफरत करते हो, हेट करते हो, डिटेस्ट करते हो, माइंड करते हो, रिजेंट करते हो। नफरत करना, डिटेस्ट करना, घिन पड़ना, किसी चीज से आपत्ति होना, रिजेंट करना, घिन पड़ना, आपको धैले का नहीं लगता वो गेम। आप जैसी जैसी वो आपका दोस्त कहता है मैच देखने चले, आप अवॉइड कर देते हो उस बात को, बात शुरू होने से पहले खत्म कर, टॉपिक चेंज कर देते हो सीधा एकदम। वो बात कर और अंजलि कैसी, बात ही चेंज कर देते हो एकदम से। बहाने बनाते हो दुनिया जान के, अरे यार अगले हफ्ते तो यार नानी आ रही है, बहाने बनाते, रजिस्ट करते हो, जितना हो सके विद्रो करते हो उस बात का, कोशिश करते हो कि भैया कोई नहीं मिस मार देंगे। प्रिवेंट का मतलब बचाना नहीं है, प्रिवेंट का मतलब होने से रोकना। ऐसी कोई भी बात ही होने से रोक देते हो जिसमें टेनिस की बात हो जाए। फिर उसने, आपके दोस्त ने थोड़ा और सीरियसली किया तो आपने कहा चल चलेंगे चलेंगे, डेफर करा, डिले करा, पोस्टपोन करा, टालने की कोशिश करी बहुत ज्यादा, टालने की कोशिश करी बहुत ज्यादा, हाँ क्या ना। आपने हेट किया, डिटेस्ट किया, माइंड किया, रिजेंट किया, अवॉइड करने की कोशिश करी, स्टॉप करने की कोशिश करी, बहाने बनाए, मिस किया, प्रिवेंट किया, डेफर किया, डिले किया, पोस्टपोन किया। फिर आपके दोस्त ने बोला यार थोड़ी सी मेरी सिचुएशन भी तो कंसीडर कर, थोड़ी मेरी सिचुएशन भी तो समझ। जब क्रिकेट का मैच होता है मैं नहीं चलता यार तेरे साथ, मैं अकेला जाता हूँ, बोर होता हूँ भाई, तेरे टिकट के पैसे मैं दे दूंगा, और अब क्या बोलूँ तुझे मैं।
मेरी सिचुएशन भी तो कंसीडर कर। तुमने कहा चलो ठीक है चलते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। अब तुम वहां पहुंच गए, मैच चल रहा है, सानिया मिर्जा का, साथ में मारिया शेरापोवा, एक दो और होंगी, है ना। तो तुमने मैच देखना शुरू किया, तुम्हें मैच में मजा आने लग गया, ठीक है। तुम मैच में पूरे इन्वॉल्व हो गए, भैया, एकदम पूरा ऐसे ध्यान देने लग गए। तुमने भाई माना, तुमने भाई एडमिट किया एक नंबर की चीज है भाई टेनिस, तो एक नंबर की चीज है। तुमने अप्रिशिएट किया कि बनाने वाले ने क्या चीज बनाई है, टेनिस। तुमने अप्रिशिएट किया, ठीक है। फिर जब मैच खत्म हो गया तो तुमने जाके प्रपोज कर दिया, किसको, टेनिस को नहीं, इस बार सानिया मिर्जा को। प्रपोज कर दिया, उसने आगे से थप्पड़ जड़ दिया, क्या तुझे पता भी है मेरे ब्याह हो रहे, बच्चे हो रहे, 3-3 हैं, ब्याह भी हो रहा मेरा पाकिस्तान। तो उसने तुम्हें थप्पड़ जड़ दिया, अब पूरे स्टेडियम के आगे थप्पड़ पड़ा है। तुम भाई रह के भूल भूल ही नहीं पाते उस इंसिडेंट को, थप्पड़ पड़ा था, सपने में थप्पड़ दिखता है, अपने आप को इस गलती के लिए माफ नहीं कर पाते, रिकलेक्ट बार बार याद आता है वही थप्पड़, बार बार रिमेंबर करते हो उस थप्पड़ को, अपने दोस्तों को सलाह देते हो कि यार ऐसा रिस्क तुम मत लेना। तो ऐसे बना के याद कर लिया। बोलो भाई, कुछ समझ में आया? तो असली तरीका तो ये है कि इनके साथ आप छोटे छोटे सेंटेंस बना लो। आई हेट वॉचिंग हॉलीवुड मूवीज, आई हेट टू वॉच नहीं, आई हेट वॉचिंग हॉलीवुड मूवीज। आई डिटेस्ट टॉकिंग टू हिम, आई डोंट माइंड योर कमिंग लेट, आई रिजेंट गोइंग देयर, आई अवॉइड गोइंग देयर, आई स्टॉप्ड गोइंग देयर। कुछ आ रही हैं बातें समझ में? छोटे छोटे सेंटेंसेस अगर बना लोगे 3-3 4-4 5-5 पढ़ के, तो ये याद हो जाएंगे। आप डिक्शनरी की हेल्प ले सकते हो, ठीक है जी। इस पे आ जाइए। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये कुछ वर्ब जो दोनों जगह लिखी हुई थी, इनमें क्या डिफरेंस है। कॉन्सेप्ट वही सेम है। देखो, अगर कोई एक्शन आगे होना है तो इन्फिनेटिव लगाते हैं, अगर कोई एक्शन पहले हो गया तो जेरंड लगाते हैं। मुझे एक बात बताओ, दो बातें हो सकती हैं। देखो, एक तो मैं कहूं मुझे याद है कि मुझे काम करना है, तब तो आएगा इन्फिनेटिव। मुझे याद है मैं तुझसे मिला था, मुझे याद है मैंने तुझे कहीं देखा था, वो काम पास्ट में हो चुका है, वो आपको याद है, तब जेरंड आएगा। मेरी कुछ बात आ रही है समझ में? मुझे कुछ करना था और मैं भूल गया, अरे आई फॉरगॉट टू मीट हिम, मैं उसे मिलना ही भूल गया। और मान लो मैंने कोई काम कर लिया था और फिर मैं भूल गया, ऐसा भी हो सकता है। अब जैसे ये दवाई है, ठीक है, मेरे साथ काफी बार हो जाता है। अब डॉक्टर ने बोला था रोज की एक गोली लेनी है इसमें से, अब कई बार मैं सोचता हूँ यार आज की ले ली क्या, याद ही नहीं आता, हाँ क्या ना। तो ये तुम्हारे साथ भी हुआ होगा कभी ना कभी। कई बार आप एक काम कर लेते हो और फिर भूल जाते हो कि वो काम आप कर चुके हो। तो अगर आपको वो काम करना था फ्यूचर में और भूल गए, तब तो इन्फिनेटिव, लेकिन आपने कर लिया और फिर भूल गए तो जेड। समझ में आ रहा है? स्टॉप का थोड़ा सा फंडा अलग है, स्टॉप पे भी आएंगे। अभी एक बार आप 3 4 5 6 को करिए, 3 4 5 6 को करिए, फिर अपन स्टॉप वाले की भी बात करते हैं। खाली मत बैठो बच्चे, पढ़ो, मुझे तो आता ही है, तुम्हारे लिए टाइम दिया मैंने, सोचो।
देखो सेंटेंस पढ़ के क्या मिला, जब मैं दिल्ली में था इसलिए तुम ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने तुम्हें कभी कॉल नहीं किया। यानी ये कहना ये चाह रहा मुझे याद है मैंने तुझे कॉल किया था, मुझे याद है मैंने तुझे कॉल किया था जब मैं दिल्ली में था। तो यहाँ पे ये काम इससे पहले हो चुका है, मुझे याद है कि मैंने ये काम किया था और मुझे याद है उसको कॉल करना और 12 बजे करूंगा मैं, डोंट वरी, ये काम आगे होना है। तो यहाँ इन्फिनेटिव आना था और यहाँ जेरेंड आना था। अब मान लो आपकी आज कोई मीटिंग थी लंच टाइम पे, तो आपने लंच पहले ही कर लिया, 10 बजे खा लिया। बाय चांस क्या हुआ, आपकी मीटिंग कैंसिल होगी, तो रोज का आपका रूटीन था, आप टिफिन उठा के अपने दोस्तों के साथ चल दिए। फिर आपने लंच बॉक्स खोला और लंच तो मैंने जब भी कर लिया, तभी मैं कहूँ भूख सी क्यों नहीं लग रही। तो इसमें लंच बॉक्स अगेन दोबारा खोल लिया से पता चल रहा है कि शायद ये लंच पहले कर चुका है, और इसमें पूरा दिन भूखा रहा, इसका लंच करना ही भूल गया। तो यहाँ पे तो आना था इन्फिनेटिव और यहाँ जाना था जेरेंड, ये उल्टे लिखे हुए। अब स्टॉप का फंडा जान लो, स्टॉप का फंडा थोड़ा अलग है। स्टॉप के साथ जब जेरेंड लगाते हो तब वो काम आप बंद कर देते हो। आई स्टॉप कॉलिंग हर, मैंने उसे कॉल करना बंद कर दिया। आई स्टॉप गोइंग देयर, मैंने वहां जाना बंद कर दिया। और स्टॉप के साथ जब इन्फिनेटिव लगाते हो तो एडवर्ब वाला बनता है, ही स्टॉप टू टॉक टू मी, वो रुका मुझसे बात करने के लिए। इन्फिनेटिव लगाते हो तो वाई का रिप्लाई देगा, एडवर्ब बनेगा। और जेरेंड लगाते हो तो उसका ऑब्जेक्ट बनेगा, यानी आपने वो काम बंद कर दिया। अब सेंटेंस पढ़ो, देखो कहां पे क्या चाहिए। सेंटेंस पढ़ो और चेक करके बताओ कहां पे क्या चाहिए। हाँ जी, अभी जो लिखा हो उसका मतलब तो ये हो जाएगा उसने स्मोकिंग छोड़ दी एक दुकान के उस पीछे जाके, ताकि उसके पिताजी उसको देख ना पाए। मतलब उसके पिताजी उसको रोज पीटते थे कि बीड़ी सिगरेट पिया कर बेटा, बीड़ी सिगरेट पिया कर, है। तो ये गया दुकान के पीछे जाके चुपके से इसने सिगरेट छोड़ दी, कहीं पापा देख लेंगे तो कि सिगरेट छोड़ रहा हूँ मैं तो पीट पाट देंगे, है भाई। वो पिछले साल ना एक जगह थी वहां पे रुका था भाई, पिछले साल एक ऐसी दिव्य शक्ति वाली जगह थी, वहां रुका था सिगरेट पीने के लिए, और उसके बाद से दिन के 10 डब्बियां फूकता फिर भी हेल्दी है। ये कहना है, यहाँ कहना था सिगरेट पीने के लिए रुका दुकान के पीछे, और यहाँ पे कहना था सिगरेट पीनी छोड़ दी। बोलो जी, आई कुछ क्लैरिटी। चलो 3-4 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर वापसी कंटिन्यू करते हैं। 3-4 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर वापसी कंटिन्यू करते हैं। वो कैब भी आपने बहुत इजी बना दी निमोनिक से, थैंक यू अनिकेत भाई, थैंक यू। 3-4 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर वापसी कंटिन्यू करते हैं। ठीक है प्रद्युमन, मैं देख लूंगा, कोई बात नहीं, वो सीक्वेंशियल मैसेज नीचे चला गया ना, कोई नहीं, मैं देख लूंगा, डोंट वरी, आपने भेज दिया बहुत बढ़िया।
हाँ जी, करें वापसी शुरू। आ जाओ। छोटा सा फंडा है कि अगर दो इन्फिनेटिव किसी कंजंक्शन से ज्वाइन होते हैं तो दूसरे वाले के साथ टू लगाने की जरूरत नहीं, वो अंडरस्टूड हो जाता है। जैसे इस सेंटेंस को, तीनों को एक बार आप देख लीजिए, पहले आप देख लीजिए। फंडा इतना सा है कि जब दो दो इन्फिनेटिव किसी कंजंक्शन से जुड़ेंगे तो दूसरा वाला जो है वो बिना टू के लिखते हैं अपन, अंडरस्टूड हो जाता है वो। करो जरा। ठीक है प्रद्युमन, देख लिया मैंने तुम्हारा काम। बस थोड़ी सी अगली बार जो भेजो ये वाली तो चलो मुझे समझ में आ रही है, थोड़ी सी राइटिंग थोड़ी सी साफ लिखने की कोशिश करना। और एक इसमें वो चीजें और ऐड कर देना, मान लो मैंने कुछ अलग से लिख के कराया ना, जैसे शायद मैंने वाइल या किसी का सेंटेंस नेवरदलेस का सेंटेंस अलग से लिख के कराया होगा, तो जो मैंने अलग से लिख के स्लाइड भी लगाई है वो भी मुझे बता देना, ताकि मैं उसको टाइप करा के ऐड करा लूं। कर लिया भाई आपने? आ जाओ। दे सब्जेक्ट है, डिसाइडेड वर्ब है, उन्होंने डिसाइड किया कि वहां जाएंगे और रहेंगे, तो ये दो चीजें ज्वाइन करी हुई है। इस एंड कंजंक्शन से ये दो चीजें ज्वाइन करी हुई है, दोनों चीजें ऑब्जेक्ट है, वहां जाना और रहना उन्होंने डिसाइड किया। अब ये इन्फिनेटिव सेमी वर्ब होते हैं, अर्ध वर्ब होते हैं, भले ही ऑब्जेक्ट बन रहा है लेकिन एडवर्ब लगवा सकता है। दो इन्फिनेटिव किसी कंजंक्शन से ज्वाइन हो तो ये वाला जो है अंडरस्टूड हो जाता है, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये टू आप ड्रॉप कर दिए। उन्होंने हमें आदेश दिया कि या तो सच बोलो या परिणाम भुगतो। दे सब्जेक्ट है, ऑर्डर्ड वर्ब है। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, इस सेंटेंस को ब्रेक करके दिखाइए। अगर आपने इसको बिल्कुल सही सही ब्रेक कर दिया तो समझ जाओ कि मतलब सही चल रही है तुम्हारी तैयारी। इसको ब्रेक करके दिखाइए। मैं ठीक हूं अर्पित, अगर गले के लिए पूछ रहे हो तो 90% इंप्रूवमेंट आ गई है, 10% ही बचा, 90% सही हो गया भाई। इसको ब्रेक करके दिखाओ। हाँ जी, लास्ट 30 सेकेंड्स। ही ऑर्डर्ड अस टू स्पीक द ट्रूथ और टू फेस द चैलेंजेस या कॉन्सिक्वेंसेस। ऑर्डर डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती है, अस बन गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये टू स्पीक और ये टू फेस दोनों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, और ये और कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। और कंजंक्शन ने इन दोनों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जोड़ रखा है कि उन्होंने हमें ऑर्डर दिया कि या तो बोलो या भुगतो। अब ये जो ट्रूथ है ये है ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव, ये है ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव इसका, और कॉन्सिक्वेंसेस भी है ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव किसका, इसका। फंडा था ये कि उन्होंने हमें ऑर्डर दिया, उन्होंने हमें ऑर्डर दिया कि या तो सच बोलो या परिणाम भुगतो। क्लियर हुआ? अब ये दो इन्फिनेटिव हैं जो इस कंजंक्शन से ज्वाइंट हैं, तो आप इस टू को ड्रॉप कर सकते हो। पढ़ना आसान होता, पढ़ना बेहतर होता है यार खाली बैठे रहने से। तो देन कंजंक्शन है जिससे ये दोनों चीजें ज्वाइन हो रही, टू स्टडी और टू सेट, तो इसको ड्रॉप कर लो। क्लियर हुआ जी? नेक्स्ट पर आ जाइए। अब ना एक छोटी सी चीज और जान लो, कई बार क्या होता है ना, देखो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। जैसे मैंने आपको वर्ब में बोला था कि V1, V2, V3, कई लोग इसको V1 प्लस में ING कहते हैं, कई लोग इसको V4 कहते हैं,
और वर्ब की पहली फॉर्म सिंगुलर वाली, और कई लोग इसको V5 भी कहते हैं। यही बात हुई थी अपनी, जैसे गो, गोज, अरे क्या लिख दिया मैंने, गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोज, यही बात है। अब अगर आप इसको डिक्शनरी में टाइप करोगे तो पता क्या मिलेगा, वो V1 V2 V3 नहीं कहते अंग्रेज, वो इसको बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म, इसको बोलते हैं पास्ट फॉर्म, इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, इसको बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म सिंगुलर। अब मेरी बात समझो, मैंने तुम्हें प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या बता रखा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है एक एडजेक्टिव की तरह से V1 प्लस ING जब एडजेक्टिव बने। मैंने तुम्हें पास्ट पार्टिसिपल कब पढ़ा रखा है कि V3 जब एडजेक्टिव बने। तुम तो पागल हो जाओगे, नहीं लग रहा तुम्हें ऐसा कि तुम तो पागल हो जाओगे ऐसे तो क्या है चीज, क्या है चीज, इसीलिए आपको ये बातें पहले नहीं बताएगी, लेकिन अब बोलूंगा तो आप समझ जाओगे। सुनना बड़े ध्यान से जो मैं कहना चाहता हूं। फंडा ये है कि कई बार क्या होता है, जैसे बच्चों को कॉम्प्लेक्सिटी से बचाने के लिए, अब मान लो मैं ऐसे पढ़ाऊं कि ये भी पास्ट पार्टिसिपल होता है, वही पास्ट पार्टिसिपल होता है, तो बच्चा पजल होता है। तो जो अपने इंडियन ऑथर्स है उन्होंने क्या कर लिया, इनको तो V1 V2 V3 ऐसे कर लिया और प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल को एडजेक्टिव के टाइम पे यूज किया, वरना यूज ही नहीं किया। अंग्रेज पढ़ाते तो इसको पता कैसे पढ़ाते कि वर्ब की जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, वर्ब की जो V1 प्लस ING ना लिखते, वो पता क्या लिखते, वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म इंग्लिश ग्रामर में दो काम करती है। जो मैंने आपको पढ़ा ना V1 प्लस ING दो काम करता है, वो पढ़ाते वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म दो काम करती है, वर्ब बनना और एडजेक्टिव बनना। और ऐसे ही प्रेजेंट पार्टिसिपल ING फॉर्म है तो यानी नाउन बनना जेरेंड बनना, वर्ब बनना नाउन बनना जेरेंड बनना। और ऐसे ही वो पढ़ाते कि वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो होती है वो दो काम करती है, वर्ब बनना एडजेक्टिव बनना। वो इसको ऐसे पढ़ाते, वो V1 V2 V3 बोलते ही नहीं। तो इस एग्जांपल से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हमने तो क्या, मैंने तो क्या किया, मैंने तो कहीं से पढ़ाई है। इंडियन ऑथर्स ने क्या करा, आपका जीवन थोड़ा सा आसान करने के लिए दोनों टर्मिनोलॉजी अलग अलग कर दी कि V1 V2 V3 बोल लिया करो जब वर्ब बनता है, अगर एडजेक्टिव बने तभी प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल जैसे शब्दों का यूज किया करो। समझ में आया? तो ऐसा ही कुछ हमने यहां कर रखा है। अब अंग्रेज जो होते हैं दोनों चीजों के लिए सेम वर्ड यूज करते हैं। अगर अंग्रेज को ये कहना वर्ब की बेस फॉर्म लगा लो तो भी वो लिख देता है बहुत बार बेयर इन्फिनेटिव, और उसको बेयर इन्फिनेटिव कहना तो भी बेयर इन्फिनेटिव। लेकिन दोनों देखो अलग अलग बातें हैं। वर्ब की बेस फॉर्म तो मेन वर्ब बन सकती है, वर्ब की बेसिक फॉर्म क्या होती है, इसमें बेस फॉर्म क्या है, गो है, हाँ कि ना, ये मेन वर्ब बन सकती है। लेकिन बेयर इन्फिनेटिव मेन वर्ब थोड़ी होता है। अब जैसे ये सेंटेंस था, इसमें सेट कोई मेन वर्ब थोड़ी है, हाँ कि ना। अब जैसे इसमें फेस था, बिना टू के भले ही लिखा है, लेकिन ये कोई मेन वर्ब थोड़ी है। अब अंग्रेज क्या दोनों के लिए सेम वर्ड यूज कर देते हैं, लेकिन तुम अगर उस सेम वर्ड से पढ़ोगे तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। अभी बताता हूं कैसे। ये रूल देखो, हैड बेटर, हैड रादर, वुड बेटर, वुड रादर, इन शब्दों के साथ बेयर इन्फिनेटिव का यूज होता है। कायदे से रूल होना चाहिए इन शब्दों के साथ बेस फॉर्म यूज करिए। ये ना मॉडल के जैसा मीनिंग देते हैं, इनको सूडो मॉडल बोलते हैं, झूठे मॉडल बोलते हैं। बेसिकली मॉडल ही होते हैं, मतलब मॉडल में लिखे नहीं जाते लेकिन मीनिंग इनके मॉडल वाले होते हैं। शुड जैसा मीनिंग होता है इनका एक टाइप से। एग्जांपल से और क्लियर होगा, देखिए। दे हैड बेटर गॉन देयर बाय बस विद राजेश, उन्हें राजेश के साथ चले जाना चाहिए था बस से, उन्हें राजेश के साथ जाना चाहिए था बस से। यू वुड बेटर नॉट लूज दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, तुम्हें ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं गंवानी चाहिए। ये इनके मीनिंग है। अब जरा ध्यान से समझना, हैड बेटर, हैड रादर, वुड बेटर, वुड रादर, ये जो सेंटेंसेस हैं आपके, ये जो वर्ड्स हैं, ये मॉडल की तरह से काम करते हैं। अब अगर हम चले गए रूल रट्टे पे, क्योंकि अंग्रेज तो समझ जाएगा कि बेस फॉर्म कहना चाहता है कि बेयर इन्फिनेटिव कहना चाहता है, भले ही वर्ड एक लिखा हो, लेकिन हमारी नजर में तो बेस फॉर्म और बेयर इन्फिनेटिव अलग अलग है ना। अब अगर मैंने इसको बेयर इन्फिनेटिव समझ लिया, तो इस पूरे सेंटेंस में मेन वर्ब कहां है बताना। यू सब्जेक्ट है, वुड बेटर मॉडल हो गया, नॉट एडवर्ब हो गया, लूज बेयर इन्फिनेटिव लिख दिया आपने, गोल्डन अपॉर्चुनिटी चलो बेयर इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट मान लिया, सेमी वर्ब अर्ध वर्ब है, मेन वर्ब कहां है दिखाओ। तो अंग्रेजी किताब से टापने के चक्कर में हम बच्चे को कंफ्यूज कर देंगे, या तो फिर बच्चे को कह दो रट लो, लेकिन बच्चे ने थोड़ी सी ग्रामर पढ़ रखी होगी, अगर उसने तोड़ लिया फिर वो पलट के गुरुजी से सवाल कर देगा कि मेन वर्ब कहां है इसमें, फिर कोई जवाब नहीं मिलेगा। तो भैया समझो कि बहुत बार अंग्रेज क्या है, जब उनको बेस फॉर्म कहना होता है तब भी वो बेयर इन्फिनेटिव वर्ड यूज कर देते हैं, और इस वजह से कंफ्यूजन होती है। कायदे से इस रूल के अंदर उनको लिखना चाहिए था कि बेस फॉर्म आएगी यहाँ, क्यों, क्योंकि मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है, इतनी सी बात थी। तो यहाँ पे ये जो लूज बनेगा ये वर्ब की बेस फॉर्म बन जाएगा, मेन वर्ब बन जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पर गो आएगा। सुनने बोले में देखो कितना बढ़िया लग रहा है, हैड बेटर गॉन, हैड के साथ गो लगा दो, कितना अजीब लग रहा है तुम्हें। दे हैड बेटर गो, गो नहीं गो, बच्चे को पास्ट परफेक्ट वाला हैड थोड़ी है यार कि यहाँ पे हैड प्लस V3 लगाओगे। चलो हैड प्लस V3 एक बार सोचो कहाँ लगता है, दो पास्ट के एक्शन का कंपैरिजन करने के लिए लगता है, कहाँ है दूसरा पास्ट का एक्शन,
कुछ ऐसा मीनिंग देना था कि ये हुआ उससे पहले हो चुका था, ऐसा कुछ मीनिंग है इस सेंटेंस का? नहीं, चाहिए वाला मीनिंग है। तो भाई ये हैड बेटर कोई पास्ट परफेक्ट नहीं बनाएगा, ये मॉडल है, इसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। क्लियर हो गया? इस रूल का भी लॉजिक मिल गया। नेक्स्ट पर आइए। अगला रूल आपको किताबों में दिया हुआ मिलेगा, अगला रूल आपको बुक्स में दिया हुआ मिलेगा कि ये जो डू की फॉर्म जब भी लिखी हो, डू डज डिड, और इसके बाद नथिंग बट आ जाए, डू डज डिड के बाद जब नथिंग बट आ जाए तो आगे बेयर इन्फिनेटिव लगाना। इसमें भी एक्चुअली बेस फॉर्म लिखना चाहिए था इसको। डू डज डिड के बाद नथिंग बट आए तो आगे ये कह रहा है कि बेयर इन्फिनेटिव लगा देना, इसमें भी इसको बेस फॉर्म लिखना चाहिए था। आओ समझाता हूं आपको कैसे। लेकिन होता पता क्या है, बच्चा ये वाला रूल रट के चला जाता है और सेंटेंस के अंदर स्ट्रक्चर आ जाता है जिसके अंदर डू की फॉर्म नहीं है, कुछ और वर्ब आ गई, फिर बच्चा वहां ऐसे सिर खुजाता रहता है कि अब वो रूल लगेगा कि नहीं लगेगा। तो लॉजिक जान लो, आगे से चाहे कुछ भी आता रहे, डू की फॉर्म आए चाहे कोई वर्ब आए, आप जान पाओगे। ध्यान से सुनना मेरी बात। इधर क्या लगेगा, उसमें एरर आएगा अक्सर। इन्फिनेटिव दिया होगा, पेयर इन्फिनेटिव करना होगा, जिरेंट दिया होगा, कुछ और करना होगा। ऐसे वाले एग्जांपल्स का, ऐसे वाले सेंटेंसेस का मैं आपको बिल्कुल रामबाण इलाज बता रहा हूँ कि नथिंग बट का मतलब होता है के सिवाय। ये खाली एक फ्रेज होता है, कभी एडजेक्टिवल फ्रेज बनता है, कभी एडवर्बियल फ्रेज बनता है। आगे नाउन होता है तो एडजेक्टिवल फ्रेज माना जाता है, आगे वर्ब टाइप स्ट्रक्चर होता है या सेमी वर्ब होती है तो एडवर्बियल फ्रेज माना जाता है। इसका मतलब के सिवाय होता है। इसमें ग्रामर का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो जब भी आपको चेक करना हो ना क्या लगाऊं, आप सोचो नथिंग बट लिखा ही नहीं हुआ, भूल जाओ, सोचो कि नथिंग बट लिखा ही नहीं हुआ। अब सोचो कि क्या लगाएंगे। डू की फॉर्म के बाद आगे मेन वर्ब क्या आती है, वर्ब की बेस फॉर्म आती है, तो यहां से टू ड्रॉप कर देंगे। वांट के बाद क्या आते हैं, वांट के बाद क्या आते हैं, या तो इन्फिनेटिव आते हैं, आई वांट टू बाय अ कार या आई वांट अ कार, या तो नाउन आता है या इन्फिनेटिव आता है। वांट वर्ब के बाद वांट में अगला एक्शन आगे होता है, या तो नाउन आएगा इन्फिनेटिव आएगा। नाउन ही दिया हुआ है, नो एरर हो गया। अगर जिरंड लिखा होता, अगर जिरंड लिखा होता, आई वांट बाइंग अ कार लिखा होता तो गलत हो जाता, आई वांट नथिंग बट टू बाय अ कार ऐसे करना पड़ता। एंजॉय के साथ क्या आते हैं, जिरंड आते हैं, जिरंड लिखा हुआ है, नो एरर हो गया। अगर यहाँ पे आई वी एंजॉय नथिंग बट टू वॉच लिखा होता, गलत हो जाता। डिसाइड, डिसाइड में वो एक्शन आगे होगा, हाँ के ना। अगर यहाँ पे लिखा होता ना ही डिसाइडेड डिस्ट्रॉइंग हिज एनिमीज, गलत हो जाता, ही डिसाइडेड टू डिस्ट्रॉय। ये तीनों नो एरर है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए लिखे कि पेपर में अगर रूल तो जितनी किताबें उठा लो, जितने किसी के लेक्चर उठा लो, सब में ये रूल पढ़ा रखा है, डू के साथ नथिंग बट बेयर इन्फिनिटिव। लेकिन डू आए ना तब क्या करोगे, कोई और वर्ब आ गई तब क्या करोगे, तो उस वर्ब पे निर्भर हो जाएगा आगे क्या करना है। तो इन सेंटेंसेस का सीधा सीधा रामबाण है, बस आप सोचा करो कि नथिंग बट यहाँ है ही नहीं, और फिर आप अपने आप आंसर तक पहुंच जाओगे। डिड मतलब डू की फॉर्म आए तो बेस फॉर्म आ जाएगी आगे। ऐसी वर्ब आए कि भैया इन्फिनेटिव है तो आगे इन्फिनेटिव लगा लेना, ऐसी वर्ब आए कि आगे जिरंड आना है तो जिरंड लगा लेना। ध्यान रखना, नाउन हमेशा आ सकता है। वांट के साथ ऐसा नहीं कि इन्फिनेटिव जिरंड में पढ़ाया कि इन्फिनेटिव आता है तो हमेशा इन्फिनेटिव आएगा, नाउन तो आ ही सकता है ना। आई वांट अ कार, आई वांट अ बैग, ये तो लिख ही सकते हो ना। तो ध्यान रखना, नाउन हमेशा आ सकता है। एरर आएगा तो आपका उसमें आएगा इन्फिनेटिव आना होगा, जिरंड लगा देगा, जिरंड आना होगा, इन्फिनेटिव लगा देगा, ऐसे कर। अगर इसी में एरर बनाना होता, इसी में एरर बनाना होता तो यहाँ टू वॉच देता, टू वॉच देता, वो गलत हो जाता, वॉचिंग सही हो जाता। इसी में एरर बनाना होता तो यहाँ डिस्ट्रॉइंग देता, तो डिस्ट्रॉइंग गलत हो जाता, टू डिस्ट्रॉय सही हो जाता। इसी में एरर बनाना होता तो यहाँ पे बट सेविंग देयर चिल्ड्रन ऐसा कुछ लिखता है ना, सेविंग देयर चिल्ड्रन ऐसा कुछ लिखता, और फिर अपन उसको काट के करते दे वांट नथिंग बट टू सेव देयर चिल्ड्रन ऐसे करते। क्लियर हो गया भाई? हाँ जी, नेक्स्ट बताइए। अभी एक छोटा सा रूल है भाई, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये दो स्ट्रक्चर्स हैं, कांट हेल्प वाले। पहले तो इनका मीनिंग देख लो। इसका मतलब होता है खुद को कोई काम करने से रोक ना पाना। अगर मैं कहूं आई कांट हेल्प बट क्राई, मैं खुद को रोने से रोक नहीं पाया, ठीक है। अगर मैं कहूं मैं खुद को रोने, उसकी बात सुन के मैं खुद को रोने से रोक नहीं पाया। अब मान लो दो दोस्त हैं, एक फिसल के गिर गया नाली में, तो वैसे तो उसको दया भी आ रही है, उठाना भी चाह रहा है, लेकिन वो गिरा इतने बढ़िया तरीके से कि भैया हंसी आ गई, तो मैं खुद को हंसने से नहीं रोक पाया। मैं इतना टेंशन में था कि मैं खुद को उसको कॉल करने से नहीं रोक पाया। इस टाइप वाले सेंटेंसेस के लिए अपन कांट हेल्प स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। सिंपल सी बात याद, इसका लॉजिक बच्चे मिला नहीं है, क्रैक हुआ नहीं है, तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा। 95 वाली डील आपको याद ही होगी। अगर बट आए, कांट हेल्प के बाद अगर बट आए तो आगे बेयर इन्फिनेटिव आएगा, विदाउट टू वाला इन्फिनेटिव आएगा। और अगर बट ना आए तो फिर जेरेंड आएगा। बी से बट, बी से बेयर इन्फिनेटिव। बट आया तो बेयर इन्फिनेटिव आएगा, बट नहीं आया तो जेरेंड आएगा।
ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। वी कांट हेल्प बट टू लाफ और वी कांट हेल्प लाफिंग। बट आया तो वेरी इन्फिनेटिव, बट नहीं आया तो जेड। क्लियर है जी। एडवांस वर्ब अभी बहुत बचा हुआ है, कल भी मतलब नेक्स्ट क्लास जो होगी वो भी एडवांस वर्ब की क्लास होगी। और हाँ, एक छोटी चीज, कल हो सकता है भाई आपकी क्लास ना हो, कल हो सकता है कि आपकी क्लास ना हो, कल की छुट्टी हो जाए, ठीक है। कल मुझे कहीं बाहर जाना है, तो अगर मैं वहां से टाइम से वापस आ गया और थका हुआ ज्यादा नहीं हुआ तो मैं क्लास आपकी ले लूंगा। और अगर ऐसी कुछ बात हुई तो या तो मैं क्लास हटवा दूंगा, नहीं तो हो सकता है कि लॉग इन करके बोल दूं कि आज क्लास नहीं, ठीक है। कल हो सकता है, ज्यादा चांस ना ही होने के, कल की क्लास ज्यादा चांसेस है ना ही होने के, ठीक है। चलो अब अपना जो प्रीपोजिशन का कल बचा हुआ था बोरिंग सामान निपटा देते हैं यार, है ना। बाकी तो आज इंटरेस्टिंग ही पढ़ा है, तो थोड़ा सा बोरिंग सामान जो बचा हुआ निपटा लेते हैं। ब्राइटनेस कम कर लो, आंखों में चुभरी होगी। ब्राइटनेस कम कर लो भाई, व्हाइट स्लाइड है ना। यहां तक देख लिया था कल अपन ने, है ना। आगे देखिए, ये वाला एरर तो आपको याद ही होगा कि टुमारो अपने आप में एडवर्ब है, एडवर्ब से पहले प्रीपोजिशन थोड़ी लगाओगे। आई विल मीट हर टुमारो, ना कि ऑन टुमारो। अच्छा, अब इसमें देखना टाइम के लिए आता एट 3 PM, एट 3 o'clock। टाइम के लिए आता एट, मंथ के लिए आता इन, ईयर के लिए आता इन, डे के लिए आता ऑन, डेट के लिए आता ऑन। ये थोड़ा याद रखिएगा। टाइम के लिए एट, मंथ ईयर के लिए इन, और डेट और डे के लिए ऑन। ये कुछ और वर्ड देखिए, डॉन होता है बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम, है ना। तो एट द क्रैक ऑफ डॉन, ये भी आपने इडियम सुना होगा, बिल्कुल सुबह सुबह। एट आता है एट डस्क, एट डॉन, एट डे ब्रेक, एट सनराइज, एट सनसेट, एट नून, एट मिडनाइट, ये सब। ठीक, ये अपने आप में एडवर्ब होती है, मॉर्निंग, इवनिंग और ये सब। इनके साथ ऑन का यूज मत किया करो। तो इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ऑन संडे। लेकिन अगर ऐसे कर दिया जाए ना, जैसे वैसे तो इवनिंग के साथ इन आता है, लेकिन कोई स्पेसिफिक इवनिंग कर दूं मैं, ऑन द इवनिंग ऑफ दिस डे की उसकी इवनिंग कर दूं, तो फिर ऑन आ जाएगा। कुछ आ रही बात समझ में। अब देखो ये तो मजाक की बात है, ऑन अप डाउन में तो यार क्या ही आएगा। देवर क्लाइंबिंग, क्लाइंब कर रहे हो तो ऑब्वियसली ऊपर ही जा रहे हो, अप द नैरो हिल, है ना। देवर कमिंग डाउन, ऐसे करके, ये तो क्या ही एरर आएगा यार, ये तो मतलब थोड़ा मजाक वाली बात ज्यादा हो गई। अप टू थोड़ा सा मतलब लिमिट सेट करता है कि अप टू दिस, इस लेवल तक। बिफोर इन फ्रंट ऑफ, ये थोड़ा अच्छा है। देखो पोजीशन के लिए आता है इन फ्रंट ऑफ, कि अपनी गाड़ी हमारे घर के आगे मत लगाओ। पोजीशन के लिए आता है इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। बिफोर दो काम करता है। बिफोर या तो टाइम के लिए आएगा कि उसने ये काम कर दिया इस काम के होने से पहले, ही कंप्लीटेड द टास्क बिफोर हिज, ही हैड कंप्लीटेड द टास्क बिफोर हिज फादर केम। एक तो टाइम वाला होता है, वहां पे इन फ्रंट ऑफ हिज फादर केम नहीं आ पाएगा। ये बात समझ में आती है। मैं कहना चाहता हूँ हमारे घर के आगे गाड़ी मत लगाओ, हमारे घर के आगे बड़ी जगह है, इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस बड़ी जगह पड़ी है, ऐसे करके। डोंट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने मत खड़ा हो। अगर मैं पोजीशन की बात करना चाहता हूं तो इन फ्रंट ऑफ, और टाइम की बात करना चाहता हूं तो बिफोर। ये तो बड़ा इजी बात है, सबको पता है। लेकिन बिफोर का एक मतलब के समक्ष भी होता है। बिफोर का एक मतलब के समक्ष भी होता है ना। जैसे जज के समक्ष नए सबूत प्रस्तुत करे, तो दे प्रेजेंटेड न्यू एविडेंस बिफोर द जज, दे प्रेजेंटेड देयर प्रपोजल बिफोर द कमिटी। के समक्ष वाला जो मीनिंग होता है उसमें भी बिफोर का यूज होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। के समक्ष वाला जो मीनिंग होता है ना, किसी के समक्ष कुछ प्रस्तुत करना, तो उसमें भी बिफोर आता है। तुम मेरी बेइज्जती करना चाहते हो, वो तुम मुझे क्यों एम्बेरस करना चाहते हो इन लोगों के सामने, पोजीशन की बात करनी तो इन फ्रंट ऑफ आ जाएगा। यहाँ क्या पढ़ाना है, ये टाइम वाली बात, वही जो मैं कह रहा था ना, बिफोर ये टाइम के लिए आता है, ये तो वही वाली बात है, तो हर बच्चे को पता है यार इसमें क्या है। गोइंग टू, ड्यू टू, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको देखिए जरा। देखो दोनों ही कारण बताने के काम आते हैं, ये दोनों ही प्रीपोजिशन होती है, दोनों ही कारण बताने के काम आती है। ओइंग टू के साथ जब नाउन लगता है तो एक एडवर्ब क्रिएट होता है, ड्यू टू के साथ जब नाउन लगता है तो ये एक एडजेक्टिव क्रिएट होता है। अब आपको सेंटेंस पढ़ के सोचना है कि वहां मुझे एडजेक्टिव चाहिए कि एडवर्ब चाहिए। दोनों का मतलब कारण बताने के लिए होता है, बिकॉज ऑफ मतलब होता है दोनों का।
दोनों सेंटेंसेस को ब्रेक करो, पहले नीचे वाला ब्रेक कर लो, वहीं से आपको हिंट मिल जाएगा। नीचे वाला ब्रेक कर लो और सोचो कि मुझे एडजेक्टिवल फ्रेज चाहिए था कि एडवर्बियल। पहले नीचे वाला ब्रेक कर लो, नीचे वाला ब्रेक कर लो, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि एडजेक्टिव चाहिए कि एडवर्ब। हाँ जी, कैंसिलेशन सब्जेक्ट हो गया और प्रीपोजिशन हो गया, एग्जाम इसका ऑब्जेक्ट हो गया, वॉज लिंकिंग वर्ब होगी। अब लिंकिंग वर्ब के बाद तो एडजेक्टिवल फ्रेज आता है, यानी ड्यू टू से बनेगा। अच्छा, रेंज क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हैवी एडजेक्टिव है। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो उसके साथ लिखा हुआ है यार। एग्जाम सब्जेक्ट हो गया, वॉज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, कैंसल्ड आपका मेन वर्ब हो गया। अब यहाँ तो कोई ऐसा नाउन वाउन है नहीं, लिंकिंग वर्ब है नहीं कि अपने को पता चले कि एडजेक्टिवल फ्रेज बनाना है, तो ऑब्वियस बात है कि एडवर्बियल फ्रेज ही बन रहा है, तो फिर ड्यू टू से बनेगा, सॉरी ओइंग टू से बनेगा। एडवर्बियल फ्रेज बनाना हो तो ओइंग टू से बनेगा, एडजेक्टिवल फ्रेज बनाना हो तो ड्यू टू से बनेगा। इसलिए आपने एक रूल सुना होगा, इसलिए आपने एक रूल सुना होगा कि ड्यू टू से सेंटेंस की शुरुआत नहीं होती। क्यों? क्योंकि अक्सर ड्यू टू कब बनेगा, एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज कब आएगा, लिंकिंग वर्ब के बाद। अगर शुरुआत में लगाना तो एडवर्ब शुरू में आ सकती है, हाँ कि ना। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक बात स्टार मार्क करके नोट कर लीजिएगा, जो ईच अदर वन अनदर में बताई थी कि मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार ड्यू टू गोइंग टू सेम मानने जाते हैं। इनके एरर तभी मार्क करें जब सेंटेंस में कोई और एरर आपको ना दिखे। छत्रपाल भाई, इसी बैच की चौथी क्लास चलाना। आप नए हो लग रहा है, इसी बैच की फोर्थ क्लास चलाना। उसमें ग्रामर कैसे पढ़ें, वोकैब कैसे पढ़ें, प्रैक्टिस कैसे करें, रीडिंग कहाँ से करें, कौन सा बैच किस सीक्वेंस में देखें, सारी बातें बताई हैं 1.5 घंटा लगा के। इस बैच की चौथी क्लास चला लेना, ठीक है। चलो जी, प्रीपोजिशन चैप्टर के अंदर जो अपना वो जो लास्ट में मैंने आपको पढ़ के आने को कहा था ना, लीव के साथ ये भी लगता है वो भी लगता है, आओ थोड़ा सा 10-1 मिनट वो भी देख लेते हैं, करना तो है ही ना। इन इंटू ऑन ऑन टू वाला तो खत्म हो गया, 10-1 मिनट इसको देख लेते हैं। रोज का अपना 20 से 20 मिनट लगाएंगे, कवर हो जाएगा ये 2 दिन में। अगर आप ऑफिशियल परमिशन की बात करोगे, अगर आप ऑफिशियल परमिशन की बात करोगे कि उसने ऑफिस से छुट्टी ली है, तो यू टुक लीव फ्रॉम ऑफिस। और बाय बोलने की अगर बात करोगे कि भैया हम आपसे अनुमति चाहेंगे, हम अब आपसे अनुमति चाहेंगे, घर पे बीवी इंतजार कर रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऑफ आ जाएगा। बाय बोलने के सेंस में ऑफ आएगा, परमिशन के सेंस में, ऑफिशियल परमिशन में फ्रॉम आ जाएगा। डिक्लाइन के साथ, डिक्लाइन का मतलब होता है, दो मतलब होते हैं, एक तो किसी चीज का खत्म होना है, किसी चीज में कमी आना। अगर आप बिल्कुल खत्म होने की बात करोगे तो डिक्लाइन ऑफ, किसी चीज में कमी आना तो इन। क्या वो चीज थी जिसने मौर्यन एम्पायर को खत्म कर दिया, वो क्या चीज थी जिसने मौर्यन एम्पायर को खत्म कर दिया, तो यहाँ पे तो आ गया ऑफ। अच्छा, हमें कोई मतलब क्राइम में कोई कमी नजर नहीं आई, इन। डिक्लाइन के साथ ऑफ भी आता है, इन भी आता है। डिवाइड के साथ इनटू भी आता है, बिटवीन अमंग भी आता है। अगर आप हिस्सों में बांटोगे, पैसा बांट दिया आपने 2 हिस्सों में, 3 हिस्सों में, 4 हिस्सों में, 5 हिस्सों में, ऐसे कहना है तो इनटू। लोगों में बटेगा, 2 आदमी में बटे तो बिटवीन, 2 से ज्यादा में बटे तो अमंग। मेड के साथ ऑफ भी आता है, फ्रॉम भी आता है। अगर आप फिजिकल चेंज की बात करोगे, ये चीज इस चीज से बनी है, जैसे आपने लकड़ी काटी, उससे काट के एक बोर्ड बना लिया, एक प्लैंक बना लिया, तो उसकी फिजिकल शेप चेंज करी आपने, केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ी चेंज होगी लकड़ी की कुछ, तो फिजिकल चेंज हुआ। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि दूध से दही जमा ली, वापस दूध नहीं बनेगा। आटे की आपने रोटी बना दी, वापस आटा नहीं बनेगा उसका। समझ में आया? केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाना, उसके लिए फ्रॉम लगाते हो, फिजिकल के लिए ऑफ लगाते हो। तो ये बोर्ड लकड़ी का बना है तो ऑफ आएगा। ये जो बोर्ड है ये वीट का बना है, सॉरी ये जो ब्रेड है ये वीट की बनी है, तो फ्रॉम आ गया। डाई के साथ इन भी आता है, किसी एक्सीडेंट इंसिडेंट में मृत्यु हो जाए तो डाई इन आता है, कोई बीमारी से मृत्यु हो जाए तो ऑफ आता है। ऐसा कोई कॉज जो कोई बीमारी नहीं है, जैसे भूख से मृत्यु हो जाना, प्यास से मृत्यु हो जाना, कुछ लोग तो शर्म के मारे मर जाते हैं, है ना, तो ऐसा कुछ है तो फ्रॉम आएगा। अब ध्यान देना कि एसएससी जो है, अब मैं आपको इसमें ग्रामर और एसएससी दोनों की बात बता देता हूँ। ग्रामर कहती है कि ऑफ भी ठीक है, फ्रॉम भी ठीक है, यहां दोनों लगा सकते हो, लेकिन एसएससी कहती है कि केवल ऑफ सही है। तो एसएससी में चाहे बीमारी से मरे चाहे भूख प्यास से मरे, आप ऑफ ही लगा के आइएगा।
एसएससी एग्जाम्स में चाहे भूख प्यास से मरो चाहे बीमारी से मरो ऑफ ही लगा के आएगा। फॉर आपको पता ही के लिए वाला मीनिंग होता है कोई पर्पस के लिए। तो जो आदमी था वो दंगों में मरा, वो भूख से मरा, तो यहाँ पे आप ऑफ ही लगा के आइएगा एसएससी के लिए। एसएससी के जितने एग्जाम्स है सब में आप ऑफ ही लगा के आइएगा, ठीक है। बीमारी के लिए ऑफ, मैं रेडी हूं अपनी कंट्री के लिए जान देने के लिए, के लिए में तो फ्रॉम फॉर आएगा, वो तो सबको ही पता है। फेमिलियर के साथ विद भी आता है, टू भी आता है। किसी चीज से फेमिलियर होना तो विद आता है, किसी व्यक्ति से फेमिलियर होना तो टू आता है। हम फेमिलियर नहीं है शहर के तौर तरीकों से, कोई चीज है विद आ गया। मैं फेमिलियर नहीं हूं उसके माँ बाप से, हम फेमिलियर नहीं हूं उसके पेरेंट्स से, टू आ गया। एंग्री, अनॉयड, वैक्स, डिस्कस्टेड सबका मतलब होता है गुस्से में होना। किसी व्यक्ति से गुस्सा हो तो विद आएगा, किसी चीज पर गुस्सा हो तो एट आएगा। उसके पिताजी बड़ा गुस्सा है उसकी पर, तुम्हारे पिताजी बहुत गुस्से में है तुम्हारी परफॉर्मेंस से, एट आएगा। तुम्हारे पिताजी बहुत गुस्से में है तुम्हारे दोस्तों से, तो विद आएगा। पार्ट का मतलब होता है अलग होना, किसी व्यक्ति से अलग होना फ्रॉम, किसी चीज से अलग होना विद। बड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए अपने दोस्तों से अलग होना फ्रॉम, बड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए अपने पैसे से अलग होना विद। पार्टेक माने होता है हिस्सा लेना, अगर आप कोई खाने पीने की चीज में हिस्सा लेने की बात करोगे तो ऑफ आएगा। किसी फंक्शन वगैरह में पार्टिसिपेट करने की बात करोगे तो इन आएगा। तो उसने हिस्सा नहीं लिया, वो खाने पीने वाली रिफ्रेशमेंट, ऑफ आया। एनुअल फंक्शन वगैरह में पार्ट लेना, इन आ जाएगा। अगर आप कहो हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, किसी चीज को करने का तरीका, ये ऑफ बच्चे ये मत लगाना, दोनों केस में टू ही लगेगा। की टू द डोर, दोनों ही केस में टू लगेगा, इसको आप काट ही लीजिएगा, की के साथ टू ही आता है। सुनने बोलने में आपको ऑफ भी अच्छा लगेगा लेकिन ऑफ मत लगाइएगा। बोल देते अपन इस ताले की चाबी कहां, वेयर द की ऑफ दिस लॉक, की टू ही होता है। की चाहे नॉर्मल चाबी वाली बात हो चाहे वो दूसरी वाली बात हो, दोनों में आप टू ही लगाइएगा। दिस इज द कर लीजिएगा, ये गलत टाइप हो गया, दिस इज। हाँ भैया टाइपिंग करेक्शन वाले ध्यान दे रहे हैं ना? हाँ प्रद्युमन लिख के भेजना इसको। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, अगर आप कहना चाहते हो हार्ड वर्क ही रास्ता है सक्सेस पाने का, सोल्यूशन, रास्ता, मार्ग, उसमें भी टू आता है, ताला चाबी वाले में भी टू ही आता है। डील के साथ इन भी आता है, विद भी आता है, आउट भी आता है, समझिए। अगर आप कहना चाहते हो मेरे पिताजी का मेडिसिन का बिजनेस है तो माई फादर डील्स इन मेडिसिन। मेरे पिताजी का पेस्टिसाइड का बिजनेस है, माई फादर डील्स इन पेस्टिसाइड्स। मेरे पिताजी का कपड़े का बिजनेस है, माई फादर डील्स इन क्लोथ्स। क्लियर हुआ? किस चीज का व्यापार है जी, हम इस चीज में कारोबार करते हैं, हम इस चीज में डील करते हैं। किसी चीज के साथ टैकल करना, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं, थैंक यू सुमन भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस चीज को कैसे डील करूं, इस चीज के साथ कैसे डील करूं। और वो हर किसी के साथ बहुत अच्छे से डील करता है। किसी चीज को टैकल करना, बिहेव करना, इन दोनों मीनिंग में विद आता है। और जब बांटना, प्रॉफिट को बांटा गया हिस्सों में, जैसे वो था ना, कौन सा गया पीछे, बांटने के लिए अगर मैं कहूं पार्ट, जैसे ना, जैसे इतने हिस्सों में बांटना है ना, तो इनटू था जैसे, ऐसे अगर डील वर्ब से भी आप बांटना वाला मीनिंग देना चाहते हैं तो डील आउट फ्रेजल वर्ब का यूज होता है। प्रॉफिट जो है बांटा गया इनमें। सफर के साथ फॉर भी आता है, और ऐसा भी हो सकता है कोई प्रीपोजिशन आए और फ्रॉम भी हो सकता है। देखिए कब कौन सा लगाना है। अगर आप कहना चाहते हो वो अपने कर्मों का फल भुगतेगा, यू विल सफर फॉर योर रॉन्ग डूइंग, यू विल सफर फॉर योर एक्शन, तू तेरे परिणाम कामों के लिए फल भुगतेगा, फॉर आएगा। तू तेरे कामों के लिए फल भुगतेगा, फॉर आएगा। ऐसे उसको बिजनेस में घाटा लग गया, ही सफर्ड अ लॉस, इसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी, यहाँ ट्रांजिटिव हो जाएगी। ही सफर्ड अ लॉस, ही सफर्ड अ ग्रेट लॉस, ही सफर्ड अ बिग लॉस। और अगर दुख दर्द पीड़ा इनसे मतलब कोई बीमारी से ग्रसित हो, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड कोल्ड। इल के साथ विद आता है, ही इज इल विद फीवर एंड कोल्ड, इसको ध्यान रखिएगा। लड़ाई, किसी व्यक्ति से लड़ाई करना विद, किसी मुद्दे पर लड़ाई करना ओवर। यू शुड नॉट क्वेल विद राजेश, यू शुड नॉट क्वेल ओवर दिस पेटी इशू, छोटे मोटे मुद्दों पे क्या लड़ाई करनी यार। आंसरेबल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, जवाबदेह होना, किसी चीज के लिए जवाबदेह होना, फोर, किसी के प्रति जवाबदेह होना, टू। हर कोई जवाबदेह है भगवान के प्रति उसके एक्शंस के लिए, तो आंसरेबल टू गॉड फॉर वंस एक्शन। ऐसे ही कृतज्ञ होना, मन में थैंकफुल होना, ग्रेटफुल होना, किसी चीज के लिए ग्रेटफुल होना, फॉर, जिसके प्रति ग्रेटफुल हो, टू। तो हम हाईली ऑब्लाइज्ड हैं तुम्हारे प्रति, तुम्हारी हेल्प के लिए। ये मैरिड के साथ बड़ा स्कैम चलता है। किताबों में लिखा होता है लड़का लड़की से शादी करे तो टू आएगा, लड़की लड़के से शादी करे तो विद आएगा। ऐसा कुछ नहीं भाई, सिंपल सा फंडा है। मैरिज जब वर्ब होती है तो ये ट्रांजिटिव होती है। राहुल मैरिड वेदिका, वेदिका मैरिड राहुल। अगर ये वर्ब है तो कुछ नहीं आएगा, अगर ये वर्ब है तो कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर ये एडजेक्टिव है, कैसे पता चलेगा एडजेक्टिव है? कुछ याद आ रहा है? आई एम मैरिड, आई एम अनमैरिड, आई एम टायर्ड, कुछ याद आया? इससे पहले इज एम आर है, सेंटेंस को पढ़ के पता चल रहा है कि इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, किसी के बारे में कुछ बताया जा रहा है, तो समझ जाना कि ये लिंकिंग वर्ब और ये एडजेक्टिव। अगर ये एडजेक्टिव है तो टू आएगा। सिंपल सिस्टम है। अगर वर्ब है
कैसे पता चलेगा वर्ब है, इज, एम, आर, वाज, और कुछ नहीं होगा पहले, सीधा लिखा होगा राहुल मैरिड वेदिका, राहुल मैरिड श्रुति, श्रुति मैरिड राहुल। वर्ब है तो कोई प्रीपोजिशन नहीं, एडजेक्टिव है तो टू आएगा। फिर चाहे लड़का पहले लिख लो चाहे लड़की पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। विद वगैरह नहीं आता इसके साथ, किताबों में बहुतों में गलत दिया हो। कितनी गौर रह गई? चलो काफी पढ़ी है अभी तो, आज तो वैसे भी रह नहीं देता है, यहां तक कर लेते हैं। ठीक है, मैरिड वाले तक हुआ है, मुझे याद दिला देना। ठीक है भाई, ये थोड़ा 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 यार देखो, अब तुम शायद मेरी बात समझ रहे होगे मैंने ये क्यों नहीं कराया। सोचो 1.5 घंटे तक लगातार मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूँ, जैसे जैसे तुम्हारे पिछले 20 मिनट बीते हैं, सोचो लगातार ऐसे ही बोले जा रहा हूँ मैं, पक जाओगे तुम। तो धीरे धीरे तुम भी थोड़े थोड़े रोज के 20-20 ऐसे नोट करते रहोगे, एक बार रिवाइज करते रहोगे तो उतना बर्डन नहीं आएगा, क्योंकि वो कैब टाइप की चीज है, याद करने की चीज है। ठीक, हाँ सुबह प्रैक्टिस क्लास जो बैच लगाते हैं, जो प्रैक्टिस बैच में आते हैं, वो सुबह वाला तो लगेगा, सुबह वो प्रैक्टिस बैच लेके मैं निकलूंगा। कल कोई फ्री क्लास भी नहीं होगी, और हो सकता है आपकी क्लास भी ज्यादा चांस है कि कल ना हो। ठीक है, चलो जी, आप आज के लिए शुभ रात्रि। आप कंडीशनल कराएंगे ना? हाँ बच्चे, कंडीशनल भी कराऊंगा, क्वेश्चन टैग भी कराऊंगा, सुपर प्लस भी कराऊंगा, वो सारे लेक्चर लास्ट में लगेंगे, जो भी आपको नहीं दिख रहा वो लगेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास लगेंगी उन सबकी। आर्टिकल भी तो छूटा हुआ अभी आपका, आर्टिकल की क्लास नहीं दिख रही होगी, क्वेश्चन टैग की क्लास नहीं दिख रही होगी, सुपर फ्लोस की क्लास नहीं दिख रही होगी, तीनों क्लासेस में लगवाऊंगा, और 4 क्लास आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगेंगी, डोंट वरी। जितना पिछले बैच में पढ़ाया उससे एक भी सेंटेंस कम नहीं होगा इस बैच में। ठीक है जी, आज के लिए शुभ रात्रि।